बदलते भारत की शान। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमों पर उद्योगों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ की बैठक। कहा, हरित ऊर्जा अपनाने का लक्ष्य तय करे उद्योगों को हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमों को अपनाने में मदद का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को 4 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, श्री अन्न को घर घर का अन्न बनाने का संकल्प लेकर महोत्सव से जाएं। चिकित्सक भी बीमारियों को भगाने के लिए श्री अन्न यानी मोटा अनाज खाने की दे रहे हैं सलाह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को जनसंवाद कार्यक्रम में कहा, किसान तालाबों से निकलने वाली गाद को खाद के रूप में करें इस्तेमाल, किसान पानी की करें बचत, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को अपना कर करें खेती, किसानों को पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है बिजली। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराया तूफान मोका। चट्टग्राम, सिलहट और बारिसल डिवीजनों में भारी से भारी बारिश की संभावना। पश्चिम बंगाल में भी आपात स्थिति की सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने काकद्वीप क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों का किया दौरा। नमस्कार, किसान समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निकार। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमों पर नई दिल्ली में उद्योगों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठक की। ये बैठक हाइब्रिड तरीके से हुई, जिसमें 500 से अधिक भागीदारों ने वर्चुअल तरीके से बैठक में भाग लिया, जबकि करीब 50 बैठक में उपस्थित थे। भागीदारों ने बैठक में हरित खुली पहुंच नियमों को लेकर उनके समक्ष आने वाली कई समस्याओं को उठाया। आर.के. सिंह ने उद्योग जगत से हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमों के प्रावधान का लाभ उठाने और तर्कसंगत दरों पर हरित बिजली प्राप्त करने के साथ साथ एक बेहतर हरित और टिकाऊ परिवेश बनाने में योगदान के लिए हरित ऊर्जा अपनाने के लक्ष्य तय करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम 2022 भारत को हरित ऊर्जा की ओर ले जाने और भारत के 2030 के लिए एनडीसी के अद्यतन लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में 45% कटौती को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रमुख कदम है। इससे बिजली की लागत में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। आर.के. सिंह ने उद्योग हितधारकों से कहा कि वो सरकार के समक्ष ऐसे मामलों को लाएं जहां हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है, ताकि सरकार ऐसे मुद्दों को संबंधित एजेंसियों के समक्ष उठा सके और जरूरत पड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सके। तो हरित ऊर्जा से क्या कुछ फायदे हो सकते हैं वो आपको बताते हैं। अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों सहित हरित ऊर्जा उत्पादन, खरीद और खपत को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित किए गए हैं। हरित खुली पहुंच के सभी उपभोक्ताओं के लिए अनुमति है। इससे तहत लेन देन सीमा को 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दिया गया है। उपभोक्ता वितरण कंपनियों से हरित ऊर्जा आपूर्ति की मांग कर सकते हैं। वितरण कंपनियां हरित ऊर्जा की खरीद कर उसे पात्र उपभोक्ता को आपूर्ति करने को बाध्य होंगी। हरित ऊर्जा के लिए खुली पहुंच देने के वास्ते समूची मंजूरी प्रक्रिया नियमों को सरल बनाया गया है। आवेदन में एकरूपता और पारदर्शिता कर उनके समयबद्ध प्रसंस्करण के साथ साथ एक राष्ट्रीय पोर्टल के जरिए खुली पहुंच की मंजूरी का भी अधिकार दिया गया है। वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक आधार पर हरित बिजली खरीदने की अनुमति दी गई है। क्रॉस सब्सिडी शुल्क बढ़ाने की सीमा तय होगी और इसके साथ ही अतिरिक्त अधिभार को हटाया गया है ताकि उपभोक्ता हरित ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। वितरण लाइसेंसधारी क्षेत्र की सभी दायित्व वाली इकाइयों के लिए एक समान नवीकरणीय
है खरीद दायित्व आरपीओ होगा। अब आरपीओ आपूर्ति के लिए हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया को भी शामिल कर लिया गया है। उपभोक्ता यदि हरित ऊर्जा उपभोग कर सकते हैं तो उन्हें हरित प्रमाण पत्र दिया जाएगा और सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 4 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाथीवर कला में मोटे अनाज के इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस उत्सव में राज्य भर के हजारों किसान हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव में मोटे अनाज के 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदेश के 11 जनपदों में इस वर्ष से जैविक कृषि के साथ साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने 6,400 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 796 लाख के कृषि मिशन कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति भी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चिकित्सक भी बीमारियों को भगाने के लिए श्री अन्न खाने की सलाह दे रहे हैं। कहने का मतलब कि बीमारियों को दूर भगाने का रास्ता मोटे अनाज है। ये किसानों के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। ये महोत्सव 16 मई तक चलेगा। इस महोत्सव में प्रदेश भर के किसान शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहन देने का काम करेगी। देश के अग्रणी राज्य में शुमार होने के साथ मिलेट्स में अग्रणी हो, इसके लिए काम किया जाए। जो यहाँ पर लगातार 13 तारीख से 16 तारीख तक अनेकों वैज्ञानिकों के, अनेकों जो हमारे जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान किया है, शोध किया है, लगातार काम किया है, उन सब के माध्यम से ये जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष है उसके जो उद्देश्य हैं उसको सफल बनाने में ये अन्न महोत्सव कारगर साबित होगा। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक ही सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित है वो जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। श्री का अर्थ होता है जहां से श्री आती है वहां से समृद्धि आती है। और राज्य में प्राकृतिक खेती की जा रही है। वर्ष 2023 मिलेट्स मनाया जा रहा है। श्री अन्न महोत्सव कारगर होगा। होटलों में श्री अन्न मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। श्री अन्न निश्चित रूप से ये हमारे भारत का समग्र विकास का जो माध्यम है वो बन रहा है। इससे गांव भी जुड़ा है और गरीब भी जुड़े हैं और देश का प्रत्येक नागरिक भी इससे जुड़ रहा है। निश्चित रूप से जो श्री अन्न है, श्री अन्न यहाँ पौष्टिकता का पर्याय है। जो लोग आज तमाम प्रकार के जो शाकाहारी लोग हैं, जो बहुत प्रकार का प्रोटीन मांसाहार के कारण से लोगों को मिलता है, वो श्री अन्न में स्वतः ही होता है। उसी प्रकार से श्री अन्न जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वालों में आदरणीय गणेश जोशी जी ने भी और आदरणीय शाही जी ने भी बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया कि श्री अन्न के उपयोग से जो तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं वो बीमारियां भी हमसे दूर रहती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को जिला सिरसा के गांव खैरका में जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया और कहा कि ग्राम पंचायतें गांव में स्थित तालाबों की सफाई करवाकर उनकी गाद बाहर निकालें। जो गाद तालाबों से निकलेगी, किसान उस गाद को अपने खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गाँव में 18,000 तालाब हैं। इन तालाबों की सफाई पंचायतें अपने स्तर पर करवा सकती हैं। गाद निकलने के बाद किसान इस गाद को खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ग्राम पंचायत से ले सकते हैं। गांव में साफ सफाई व्यवस्था पंचायतें अपने स्तर पर देखें और इसमें ग्रामीणों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। भाई मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। अगर खेत में डालेंगे तो खाद का काम करेगी और कई खेतों का ऊंचा भी हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसको ऊपर कर दिया। हाँ, जितना खर्चा आता है वो खर्चा तो डिपार्टमेंट ले लेगा, लेकिन आपको उठवा देगा। ऐसे एक नया काम हमने और किया है। सभी सरपंचों को चिट्ठी लिख दी है कि आप क्या तालाब अगर भरे हुए हैं उन तालाबों को खाली करा लो। पैसा उसका, तेल का, इसका उसका, या तो गांव अपने आप खर्च करे, नहीं तो सरकार करेगी, दिक्कत नहीं उसकी।
साथ में उसमें जो गाद होती है वो गाद भी ऐसे ही खाद का काम करती है। किसानों को हमने कहा कि गाद भी उठाकर अपने खेतों में डालो, दोनों काम हो जाएंगे, तालाब साफ हो गया और खेतों में क्या खाद मिल गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन के दौरान प्रदेश के सभी विकास खंडों के लिए 400 पशु एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। कोई भी नागरिक अपने बीमार पशुओं के इलाज के लिए 1962 डायल करके अपने घर में एम्बुलेंस बुलवा सकेगा। चौहान ने कहा कि गौवंश के पर प्रतिबंध लगाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। अगर कोई गौ हत्या करता है तो उसके लिए 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां गौ माता बीमार होंगी, चलता हुआ अस्पताल खुद वहां पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि ये 400 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में घूमेंगी, हर एक ब्लॉक में एक एम्बुलेंस रहेगी। किसी गौशाला, किसान, गौपालक के घर की मांग पर तत्काल एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी और गाय का इलाज करेगी। आज ये 400 एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है, 400 एम्बुलेंस। इन एम्बुलेंस में सब सुविधाएं हैं। एक पशु चिकित्सक होगा, पैरापेट होगा, सहायक सह चालक होगा, कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1962 आप नोट भी कर ले, 1968621962 ये नंबर है गो एम्बुलेंस की सेवा के लिए। आज वो दिन आ गया है जब एम्बुलेंस केवल इंसान के लिए नहीं होगी, गौ माता के लिए भी होगी और अन्य पशुओं का भी इलाज करना होगा। तो आप 1962 नंबर घुमाएंगे, ये एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी जहां बीमार गौ माता है। क्योंकि मैं जानता हूं गांव में गाय बीमार हो जाए, पशु बीमार हो जाए तो इतनी दूर अस्पताल में कैसे पहुंचे, ये बड़ा संकट था। गाड़ी में लाद के ले जाना एक बड़ी समस्या थी। इसलिए अस्पताल नहीं ले जाएंगी, अस्पताल खुद जहां गौ माता बीमार होगी वहां चलता फिरता अस्पताल पहुंच जाएगा। और तमिलनाडु में रोज शो का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाखों फूलों से विभिन्न आकृतियों को सजाया गया है। इसमें 35,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के गुलाब से 29 फुट लंबा एफिल टावर बनाया गया है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। इसी तरह खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल के मॉडल भी इस उत्सव में फूलों से प्रदर्शित किए गए हैं। और चक्रवाती तूफान मोखा तेजी से आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में कॉकस बाजार और उत्तरी म्यांमार तट से तूफान टकरा गया है। बांग्लादेश के मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान आज दोपहर या शाम तक इन इलाकों में पूरी तरह पार हो जाएगा। तूफान के कारण कॉक्स बाजार तट पर भारी बारिश हो रही है। वहीं चक्रवात मोखा के प्रभाव से चट्टग्राम, सिलहट और बारिसल डिवीजनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कॉक्स बाजार और चट्टग्राम के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने की भी संभावना है। बांग्लादेश के सबसे बड़े बंदरगाह चटगांव में परिचालन निलंबित कर दिया गया। नाव परिवहन और मछली पकड़ने पर भी रोक दिया लगा है। मोखा के मद्देनजर बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार से 1,90,000 और चटगांव से लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। मोखा को देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी आपात स्थिति पूरी तरह से तैयारियां उसकी पूरी कर दी गई हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने काकद्वीप क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में दौरा करके लोगों को एहतियात बरतने के लिए जागरूक भी किया है। माइकिंग के द्वारा और सिविल अवेयरनेस प्रोग्राम द्वारा लोगों को, गांव वालों को पता दिया जा रहा, जो कि मछुआरे हैं वो नदी में और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए और गांव वाले रिवर में ना चाहिए, क्योंकि साइक्लोन इतना इफेक्ट में पानी का लेवल बढ़ सकता है, इसलिए वो कोई इफेक्ट डाल सकते हैं इनके ऊपर। इसलिए इनको प्रिकॉशन लेने के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं मैम। वेस्ट बंगाल में टोटल 8 टीम डिप्लॉयड है मैम। उसमें एक टीम है हमारा ब्लॉक काकद्वीप में है। टोटल मेरे साथ 25 साथ है मैम। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर में मंडियों से भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है।
शनिवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जसदन मंडी में 12 मई को सोयाबीन का भाव रहा 4,625 रुपए क्विंटल। 13 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4,625 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। वहीं राज्य की ही बक्सरा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 मई को सोयाबीन का भाव था 4,900 रुपए। 13 मई को इसके सौदे 55 रुपए लुढ़क कर 4,845 रुपए क्विंटल पर हुए। जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 मई को सोयाबीन का भाव रहा 5,190 रुपए क्विंटल। 13 मई को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 5,195 रुपए क्विंटल पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए बेहतर साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिल रहा है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। साल 2022 और 23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान सोयाबीन की उपज 139.75 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। देश से होने वाले कुल सब्जियों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के अनुसार बीते 11 महीनों के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात 20% से ज्यादा बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात 30 लाख टन के पार पहुंच चुका है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात महज 21,81,953 टन का हुआ था। यानी वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल सब्जियों के निर्यात में 8,18,249 टन की बढ़ोतरी हुई है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके भाव पे नजर डालें तो शनिवार को जोधपुर मंडी में प्याज के सौदे बढ़त के हुए। वहीं सफदरगंज मंडी में भाव नरम रहे, जबकि लासलगांव और पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के अनुसार प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 12 मई को प्याज का भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। 13 मई को भी इसके भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया और भाव 750 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। इसी तरह राज्य की ही पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 12 और 13 मई को प्याज 500 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में प्याज के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 मई को प्याज का भाव था 700 रुपए। 13 मई को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 800 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की सफदरगंज मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 12 मई को प्याज का भाव रहा 1,230 रुपए क्विंटल। 13 मई को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,220 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो संभल मंडी में शनिवार को प्याज का भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। सुल्तानपुर मंडी में भी प्याज 1,200 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि जफरगंज मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,220 रुपए क्विंटल पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से अधिक होने की संभावना है। साल 2021 और 22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
आंध्र प्रदेश के किसान तिल की फसल में मुरझा रोग को नियंत्रित करने के लिए COC डालें। साथ ही तिल के खेतों में उर्वरक भी डालें। आंध्र प्रदेश में काजू की फसल में नट बोरर की रोकथाम के लिए प्रोफेनोफॉस का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर में लीफ माइनर के नियंत्रण के लिए स्पिनोसेट का स्प्रे करें। यहाँ मिर्च में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए स्पिरोटेट्रोमेट का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में पपीते में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए किसान YMV का छिड़काव कर लें। वहीं यहाँ ताड़ के पेड़ों की इस मौसम में समय समय पर सिंचाई करते रहें। ताड़ के प्रति पौधों में 250 से 350 लीटर पानी से सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश में ही नारियल के पेड़ों को सफेद मक्खी से बचाने के लिए नीम के तेल का 5 मिलीलीटर की दर से छिड़काव करें। तेलंगाना में जहां कहीं भी पर्याप्त पानी हो वहां ज्वार और मक्का की बुआई की जा सकती है और कम पानी उपलब्ध क्षेत्रों में बाजरा और लोबिया की बुआई यहां के किसान कर सकते हैं। भिंडी में इस मौसम में फल छेदक कीट का खतरा रहता है। ऐसे में तेलंगाना के किसान इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्विटिन बेंजोइट का छिड़काव करें। तेलंगाना के किसान करेले की विशेष देखभाल करें क्योंकि इस मौसम में करेले में फफूंदी का खतरा रहता है। इसके नियंत्रण के लिए मेटलएक्सेल स्प्रे करें। तेलंगाना में तरबूज में कीट फसल को संक्रमित कर सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इनके खेतों में 6 से 8 पीले चिपचिपे ट्रैप्स प्रति एकड़ में लगाएं। साथ ही तरबूज को घुन से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजस्थान दौरा। इस अवसर पर जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और राजस्थान सरकार के मंत्री लालचंद कटारिया ने उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सीएम योगी से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन से लेकर वार्ड काउंसलर तक सभी पदों पर विपक्षी दलों को चारों खाने चित कर दिया है। यूपी में ट्रिपल इंजन का नारा देकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने सभी 17 नगर निगम के मेयर पदों पर जीत दर्ज की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्वीडन के स्टॉकहोम EU इंडो पैसिफिक मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक को संबोधित किया। यूरोपीय संघ और भारत प्रशांत क्षेत्र के बीच साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक कूटनीति के केंद्र में है। मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल होने के साथ ही प्रशासन और नागरिक संगठन अब राहत सामग्री के वितरण पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। राज्य का स्वास्थ्य विभाग राज्य के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच पिछले कुछ घंटों में राज्य के किसी विभाग से अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के अवसर पर गुजरात स्थित राजकोट में महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन हुआ। राजकोट पुलिस ने साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर कई महिलाओं ने वॉकथॉन में हिस्सा लिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू की। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे, वहां छिपे आतंकवादियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी के साथ किसान समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बदलते भारत की शान।